आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर दें कि टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, उन सभी की जो पीडीएफ रहती है सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज के इस सेशन में पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक चार्टर कब लागू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 1 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस दूसरा प्रश्न देखेगा, किसे संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव नियुक्त किया गया था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ट्रिगवे को नियुक्त किया गया था। तो ट्रिगवे ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1994, 1995, 1998। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की कुल संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त कार्यालय किसके लिए जिम्मेदार है? पर्यावरण, मानवाधिकार, आतंकवाद, शरणार्थी। संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकार के लिए जिम्मेदार है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस छठा प्रश्न देखेगा। छठा प्रश्न हमारा रहेगा, रियल्टी समिट का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? UNDP, WHO, WTO, UNHCR। रियल्टी समिट का आयोजन UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय द हेग में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आठवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस आठवां प्रश्न देखेगा, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 9वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 9वां प्रश्न देखेगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के कुल कितने सदस्य होते हैं? 47, 54, 60 या 66? कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन DC या पेरिस। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017। पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 12वां प्रश्न हमारा रहेगा, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों SDGs को अपनाया था? 2012, 2015, 2017 या 2018? वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों SDGs को अपनाया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 13वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 13वां प्रश्न देखेगा, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सबसे बड़ा शांति मिशन किस देश में है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सबसे बड़ा शांति मिशन जो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉगो में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का अध्यक्ष कौन था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र का अध्यक्ष था टिजानी मोहम्मद बंदे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना में स्थित है। तो वियना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। 17वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल नेटवर्क कितने किलोमीटर लंबा है? 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल नेटवर्क 80,000 किलोमीटर है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग किस मंत्रालय के तहत आता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है भाई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 20वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में मेट्रो रेल प्रणाली का पहला शहर कौन सा था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर? भारत में मेट्रो रेल प्रणाली का पहला शहर था कोलकाता। तो कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 21वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 21वां प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? बनिहाल सुरंग, अटल सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग या द्रास सुरंग? भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 22वां प्रश्न देखेगा, भारत में भारतीय रेल के सबसे बड़े डिपो का स्थान कहां पर है? पुणे, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? भारत में भारतीय रेल के सबसे बड़े डिपो का स्थान है मुंबई। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 23वां प्रश्न देखेगा,
भारत में समुद्री परिवहन के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कांडला। भारत में समुद्री परिवहन के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 24वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में सड़क परिवहन की निगरानी करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसे आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय रेलवे बोर्ड, सड़क परिवहन मंत्रालय, विमानन मंत्रालय। भारत में सड़क परिवहन की निगरानी करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में पहला राजमार्ग कौन सा था जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? NH1 दिल्ली लाहौर, NH44 दिल्ली मुंबई, NH7 चेन्नई गोवा, NH6 हैदराबाद पुणे। भारत में पहला राजमार्ग कौन सा था जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? NH1 दिल्ली से लाहौर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, चलिए कुछ प्रश्न जो है कंप्यूटर के भी देख लेते हैं। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? गणना करना, डेटा प्रोसेसिंग, चित्र बनाना, इंटरनेट ब्राउजिंग। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है भाई? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो ईमानदारी के साथ में तो प्लीज क्लास को लाइक करके जाइएगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किसे मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है? सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर। किसे मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है? तो रैम को मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो रैम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग शब्द प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग शब्द प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो वर्ड। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 31वां प्रश्न देखेगा, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, कंप्यूटर को तेज बनाना, कंप्यूटर में वायरस डालना। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करना। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 32वां प्रश्न हमारा रहेगा, कंप्यूटर की हार्डवेयर में क्या शामिल है? सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, भौतिक उपकरण, अनुप्रयोग प्रोग्राम। कंप्यूटर की हार्डवेयर में क्या शामिल है? भौतिक उपकरण। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा। 33वां प्रश्न हमारा रहेगा, URL का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस भाषा का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? अंग्रेजी, बाइनरी, जावा, स्पेनिश। किस भाषा का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? तो जावा। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा। 35वां प्रश्न हमारा रहेगा, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उपयोगकर्ता से इंटरफेस प्रदान करना, अनुप्रयोगों को चलाना,
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, उपरोक्त सभी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो राइट आंसर की बात करूं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज ब्राउजर करने के लिए, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, उपरोक्त सभी। इंटरनेट का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, वर्ड प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? केवल गणना करना, शब्दों को टाइप और एडिट करना, गेम खेलना, डेटा संग्रहण। वर्ड प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? शब्दों को टाइप और एडिट करना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क के उदाहरण क्या है? लैन, वैन, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर नेटवर्क के उदाहरण है उपरोक्त सभी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 39वां प्रश्न क्या है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो विंडोज जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 40वां प्रश्न हमारा रहेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? डेटा और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 41वां प्रश्न हमारा रहेगा, विद्युत धारा क्या है? विद्युत चार्ज का स्थिर प्रभाव, यहां से देखिए आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। विद्युत चार्ज का अनियमित प्रभाव, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र, कोई नहीं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत चार्ज का स्थिर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 42वां प्रश्न क्या, एक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? तापमान में वृद्धि, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। एक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जिन बच्चों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तो जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ चाहिए जल्दी से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और इस पीडीएफ को आप ले लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको कैसे क्या जो है प्रोसेस है, आपको ऐसे क्या लेना है उसके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। तो जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ लेना है आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें जल्दी से मैसेज करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, किसी धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा के विपरीत, धारा के समकोण में, कोई नहीं। किसी धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा के समकोण में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखेगा, गेराजे और वोर इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? कूलम, एम्पियर, वोल्ट या ओम। गेराजे और बोर इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? कूलम। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप किसे कहते हैं? वोल्ट, ओम, टेस्ला, एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप किसे कहते हैं? सो गाइस टेस्ला को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 46वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 46वां प्रश्न देखेगा, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। वोल्ट मीटर, एमीटर, ओहमीटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए
एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किसी कंडक्टर के प्रतिरोध का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल, तापमान और सामग्री, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। किसी कंडक्टर के प्रतिरोध का मान निम्नलिखित किन कारकों पर निर्भर करता है, दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम में क्या कहता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बी है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन विद्युत धारा उत्पन्न करता है, सी है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, डी है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, लॉ ऑफ ओम किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉ ऑफ ओम किसे कहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। वी बराबर 1/r। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा को किस नाम से जाना जाता है, स्थिर धारा, प्रेरित धारा, प्रतिरोध धारा या कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा को प्रेरित धारा के नाम से जाना जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 1000, 10 या 10,000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो गाइस 1 मीटर में कुल 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या रेकाइन। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम या मीटर। घनत्व की एसआई इकाई क्या है, घनत्व की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्यूब, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख, 1 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय की एसआई इकाई क्या है, घंटा, मिनट, सेकंड या दिन। समय की एसआई इकाई को क्या कहते हैं, समय की एसआई इकाई को हम कहते हैं सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, गति की एसआई इकाई क्या है, मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम, न्यूटन या मीटर। गति की एसआई इकाई होती है मीटर अपॉन सेकंड। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, एक नई इकाई जूल किस माप का प्रतीक है, बल, ऊर्जा, तापमान या लवणता। आंसर आपका जाएगा ऊर्जा के साथ में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10, 100, 1000 या 10,000। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। सो गाइस 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, किलोग्राम, जूल या पास्कल। बल की एसआई इकाई क्या है। सो गाइस बल की एसआई इकाई है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 60 क्वेश्चन हमारा रहेगा, पावर की एसआई इकाई क्या है भाई, वोल्ट, वाट, जूल या न्यूटन।
पावर की एसआई इकाई क्या है? तो पावर की एसआई इकाई है मेरे प्यारे बच्चों वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक यंत्र बल को घटाता है लेकिन दूरी और समय में वृद्धि करता है? पुली, ढाप, वाइट्स या स्क्रू? ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस ढाल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, यदि किसी लेवर का बल की दूरी और भार की दूरी का अनुपात 3:1 है तो यह किस प्रकार का लेवर है? प्रथम श्रेणी का लेवर, द्वितीय श्रेणी का लेवर, तृतीय श्रेणी का लेवर, यह किसी श्रेणी का नहीं है। प्रथम श्रेणी का लेवर, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस प्रकार के साधारण यांत्रिक यंत्र में 2 धुरियां और 2 पहिए होते हैं और यह बल को बदलता है? पुली, वाइट्स, पहिया और धुरी या स्क्रू? वाइट्स, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 64 प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, एक स्क्रू के पिच और इसकी धारा के कोणीय घटक के बीच का संबंध क्या है? पिच बढ़ने पर कार्य क्षमता घटती है। बी है, पिच और धारा का कोण एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। सी है, पिच बढ़ने पर कार्य क्षमता बढ़ती है। डी है, पिच और धारा के कोण का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। पिच बढ़ने पर कार्य क्षमता घटती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यदि एक लेवर का यांत्रिक लाभ 4 है और इनपुट बल 40 एन है तो आउटपुट बल कितना होगा? 10 एन, 160 एन, 20 एन, 1600 एन? कितना होगा? 160 एन। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक वाइट्स के लिए कार्य के समय निकाला गया बल उसके आयामों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? समानुपाती, अव्यक्त, विपरीत, यह अन्यथा होता है? समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 प्रश्न देखेगा, यदि एक स्क्रू के पिच को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी शक्ति और कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, शक्ति में कमी आएगी, कार्य क्षमता में कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार्य क्षमता में कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, एक लेवर के अंतर्गत बल और भार के बीच कोण का प्रभाव क्या होगा? एक लेवर के अंतर्गत बल और भार के बीच कोण का क्या प्रभाव होगा? यदि बल और भार के बीच कोण बढ़ता है तो कार्य क्षमता घटती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? जैव प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है? जीवों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर औद्योगिक उत्पाद बनाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसे जैविक इंजीनियरिंग कहा जाता है? जैविक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है? सो गाइस जैविक इंजीनियरिंग विज्ञान का उपयोग जीवों की संरचना और गुणसूत्रों को संशोधित करने में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है ट्रांसजेनिक तकनीक, जीवाणु प्रसार, टिश्यू कल्चर, उपयुक्त सभी। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है उपयुक्त सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ट्रांसजेनिक पौधे किसे कहते हैं? सो गाइस ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें आनुवांशिक रूप से संशोधित गुणसूत्र होते हैं,
जिनमें आनुवांशिक रूप से संशोधित गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीक का उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक सामग्री को एक जीव से दूसरे में स्थानांतरित करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, जैव प्रौद्योगिकी के कौन से अनुप्रयोग कृषि में हैं? जैव प्रौद्योगिकी के कौन से अनुप्रयोग कृषि में हैं? देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग की तो सही हो जाएगा। कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक, ट्रांसजेनिक फसलें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 75वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान है? ड्रग्स निर्माण, टीके का निर्माण, जीन थेरेपी, उपयुक्त सभी। बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान? इन सभी का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्टेम सेल किसे कहते हैं? देखिए गाइस, स्टेम सेल जो है ना, कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार में विकसित हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है? जीवाश्म ईंधन का विकल्प उपलब्ध कराना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जैविक ऊर्जा का उत्पादन करना, उपयुक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है? उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? डीएनए का गुणन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44 या 22? सो गाइस मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीन्स क्या होते हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के छोटे हिस्से, प्रोटीन के छोटे हिस्से, आरएनए के छोटे हिस्से, कोशिका के अंग। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के छोटे हिस्से। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, मेडल के नियमों के अनुसार किसमें दोनों गुणसूत्रों का प्रभाव समान होता है? मेडल के नियमों के अनुसार किसमें दोनों गुणसूत्रों का प्रभाव समान होता है? संकरता। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 82वां प्रश्न देखेगा, प्रश्न है, किसे पर्टेल गुणसूत्र कहा जाता है? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, युग्मज से मिलने वाले गुणसूत्र, दोनों गुणसूत्र जो मादा और पुरुष से मिलते हैं, किसे पर्टेल गुणसूत्र कहा जाता है? दोनों गुणसूत्र जो मादा और पुरुष से मिलते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक लक्षणों के प्रकट होने के लिए किसका योगदान सबसे अधिक होता है? गुणसूत्र, जीन्स, डोमिनेट गुणसूत्र या प्योर एक्सप्रेशन? आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है जीन्स, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो गैलीली, लुई पाश्चर। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकास के कौन से प्रमाण होते हैं? जीवाश्म प्रमाण, शारीरिक क्षमता, आनुवंशिक क्षमता या सभी? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव, आनुवांशिक दबाव, उपयुक्त सभी। विकास का मुख्य कारण क्या है? लास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, आगे भी प्रश्न है, उपयुक्त सभी, ये सभी ही रहेंगे। विकास के दौरान उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नए लक्षणों का निर्माण, ये लास्ट रहेगा प्रश्न आज का। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं उन सभी की जो पीडीएफ रहती है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।